हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th का जो मॉडल पेपर हमने पहले वीडियो में उसका फर्स्ट लेक्चर किया था, उसी का दूसरा लेक्चर आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, जो आपको यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, हिमाचल और मध्य प्रदेश बोर्ड में जो क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं उस चीज़ के लिए आपको हेल्प करेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से भी आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वो मॉडल पेपर का फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी खंड अ और बौ का फर्स्ट पार्ट वहां से भी सॉल्यूशन मैंने वहां पर करा रखा है, तो वहां से आप कर सकते हैं। आज हम सेक्शन सी और बाकी पेपर का जो पार्ट है इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 10 के पूरे कोर्स, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है 4052 और 12576 यानी कि 12576 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इनमें एचसीएफ निकलता है, लेकिन ज्यादातर बोर्ड्स से हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म हट चुका है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सीबीएसई ने भी हटा दिया है अपने सिलेबस से, और मोस्टली बोर्ड्स ने हटा दिया, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर वाले फॉर्मेट से निकलता है वो। आप उस सीरीज जो पाल मैथ्स एकेडमी के जो चैप्टर की सीरीज है वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पर करा रखा है, वहाँ से जाके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम इसमें क्या मान लेते हैं, माना इसका उल्टा मान लेते हैं। हम ज्यादातर इन क्वेश्चंस के लिए हम इसका अपोजिट मानते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए, हमने √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया, उसने हमें अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है। तो अगर √3 परिमेय संख्या होगी तो √3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p व q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, ठीक है। तो हमने पी क्यू को 0 नहीं है ये भी माना है, और पी व क्यू सहअभाज्य है, यानी पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो पी और क्यू को डिवाइड कर दे, तभी तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। जैसे मैंने आपसे बोला कि 3/6 परिमेय संख्या है, तो ये 3/6 परिमेय संख्या थोड़ी है। इसमें एक के अतिरिक्त इसमें 3 भी एक ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर देता है, 6 को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 1/2 क्या है आपका? परिमेय संख्या होगी। तो उसी प्रकार p/q एक ऐसा नंबर है जिसमें एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उनका नहीं है। तो दोनों ओर वर्ग कर लीजिए, दोनों और वर्ग करने पर इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो आप √3 का भी वर्ग करेंगे और p/q का भी क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3, और यहाँ आ जाएगा आपके पास p²/q²। आप q² को 3q² भी लिख सकते हैं, और यहाँ से ये p² हो गया, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं 3 को p² से डिवाइड करता हूँ तो ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं हम, यहाँ 3 p² को विभाजित करता है, तब 3 p को भी विभाजित करेगा। यही तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, विभाजित करेगा। यदि कोई नंबर 4 को विभाजित कर रहा है तो उसी के स्क्वायर रूट यानी कि 2 को भी तो विभाजित करेगा। 2 4 को विभाजित करता है तो 2 2 को भी विभाजित करेगा। ऐसे ही 3 अगर 9 को विभाजित करता है तो 3 3 को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम होती है। अब मैं इसको क्या मान लेता हूँ? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 3 p को विभाजित करता है, तो हम इसको गणितीय रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसको गणितीय रूप में किस तरीके से लिखेंगे कि 3 p को विभाजित करता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, p = 3 है, ठीक है। जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई
पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि 3p को विभाजित करता है तो गणितीय रूप में इसको इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि 3p के बट्टे में आएगा और जो वो मान बनेगा m वही बन जाएगा, क्या जहाँ पर m कोई पूर्णांक है। जैसे p बट्टा 3 का मान सपोज 5 आया तो m भी 5 है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लग गया। हम अपनी बात को गणितीय रूप में लिख रहे हैं कि p 3 को विभाजित कर देता है या 3p को विभाजित कर देता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर का वर्ग करने पर, यहाँ से वर्ग करेंगे आप, इसको समीकरण 1 मान कर रखिए आप, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 3m का वर्ग कर दिया है आपने। और इसके बाद क्या कर रहे हैं आप, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपने इसको वर्ग करके निकाल दिया है। अब चलिए आगे करते हैं इसको। अब देखिए आपने जो समीकरण 1 बनाया वहां पर पी स्क्वायर का मान क्या है, वहां पर समीकरण 1 के अनुसार पी स्क्वायर का मान है 3q स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया 9m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 से। अभी हमने जब वहां पर समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान निकाला था तो वहां से पी स्क्वायर का मान निकल रहा था हमारा 3q स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3m स्क्वायर, यानी कि 3 9 के बट्टे में आया और 9 को उसने कट करके 3 बार हमने इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि 3q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन आपने क्या माना था कि p अपॉन q में एक के अतिरिक्त तो कोई भी नंबर नहीं है जो उन दोनों को विभाजित कर दे, यानी कि p और q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य उन नंबरों को बोलते हैं जो सिर्फ एक से ही विभाजित होते हैं, किसी और नंबर से विभाजित नहीं होते हैं। लेकिन आपने यहाँ से देखा कि जो p है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है और जो q है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो भाई जो हमने माना था कि p और q सहअभाज्य है वो भी गलत बात हो गई, और जब p और q सहअभाज्य नहीं होंगे तो p बट्टा q हमारी परिमेय संख्या ही नहीं रही, वो अपरिमेय संख्या बन गई। तब हमारा कथन कि p बट्टा q सहअभाज्य है एवं p बट्टा q परिमेय संख्या है, गलत है। हमने गलत मान लिया था, ऐसा गलत है। अतः p बट्टा q एक अपरिमेय संख्या है, और p बट्टा q को हमने √3 माना था, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चन है, आपको फंडामेंटल्स लेकर चलना है क्वेश्चंस के अंदर। आपने बहुत ज्यादा चीजों को नहीं देखना, आपने अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान लगाना है और उसके बाद आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि cos a बट्टे 1 माइनस टेन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए किसके बराबर है, cos a प्लस साइन ए के बराबर है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराए जा रहे हैं यहाँ पर, जो मोस्टली बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप लगातार वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को, चलिए करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए आप इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी है इसमें cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a माइनस साइन ए। ठीक है, तो और इसको आपको लाना है cos a प्लस साइन ए के इक्वल। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज चाहिए, उसको आप अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर लिख लीजिए cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको आप इस तरीके से ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे आपको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है इसको। कॉस ए तो आपका सेम रहा
और यहाँ से आप एलसीएम मेथड से करेंगे तो कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई और माइनस साइन हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, 8.4 प्रश्नावली का क्वेश्चन है ये। आपको वो प्रश्नावली भी मैंने आपको प्ले लिस्ट में यहाँ पर करा रखी है क्लास 10 की। और यहाँ से सबसे ऊपर आपका कॉस ए, इस वाले को शिफ्ट कर लेंगे हम, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक है, एक ये कॉस ए नीचे से गया है और एक कॉस ए ऊपर बैठा हुआ है पहले से, अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे ऊपर कॉस ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया, और नीचे क्या आ गया हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए इज माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। कंबाइन कर लीजिए एलसीएम मेथड से, कंबाइन हो जाएगा ये। तो किस तरीके से दिखेगा हमें, जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए इसका एलसीएम आ जाएगा, दोनों जगह सेम है तो एक ब्रैकेट आ जाएगा इसका एलसीएम। और ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए 1 टाइम चला गया, और 1 का साइन कॉस स्क्वायर ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए ही आ गया, माइनस यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर ए आ गया। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप, क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूले डन होना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चंस के लिए। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, कॉस स्क्वायर ए को ए मान लीजिए और साइन स्क्वायर ए को बी मान लीजिए, और यहाँ पर आप इसको 2 बार लिख लीजिए, यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। तो कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। यही तो प्रूफ करना था आपको। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी आपको 6 मार्क्स देकर जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, वो भी बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन उसने बोला है हमें, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए देखते हैं इसको सोल्यूशन को कैसे करके करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी नोट कर लीजिए आप, LHS क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का अंश व हर में गुणा कर दीजिए, अंश व हर में गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ पर अंश और हर में गुणा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में बंद करके इसको किस चीज से गुणा कर रहे हैं, इसका ऊपर और नीचे, 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, 1 प्लस साइन ए। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब आप कर दीजिए, देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये 2 बार है एक जैसा ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट का आप कर दीजिए स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, और a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का ये दिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका आप क्या कर दीजिए, आप जो रूट है वो सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करने का मतलब, ये तो पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो हम इसको ऊपर और नीचे अलग अलग लगा लेते हैं। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का भी रूट अलग अलग हमने लगा दिया। तो इसका तो स्क्वायर से रूट कट हो गया, तो ऊपर आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का मान निकालूं तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर
ए, यानी कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो अब मैं वही उसी आइडेंटिटी को यूज करूंगा और यहाँ पे क्या लिख लूंगा, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर से इसका भी रूट कट जाएगा, तो आपके पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और इसका भी आप सेपरेशन कर लीजिए। सेपरेशन करने का मतलब देखिए 1 प्लस साइन ए के नीचे कॉस ए है, तो 1 का भी है कॉस ए और साइन का भी है कॉस ए, क्योंकि ये एलसीएम लेके आता है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको 1 अपॉन कॉस ए लिख लेता हूँ और यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है हमारा, 1 अपॉन कॉस ए होता है हमारा सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा टेन है। यही हमारी राइट हैंड साइड हमें उसने निकालने के लिए बोला था, हमने उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 6 मार्क्स का था। हमने बहुत ही इजी वे में किया है। आप चीज़ों को समझ के करेंगे तो आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमें बोला है कि यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के क्रमशः शीर्ष हों तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं उसने। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए उसकी डिटेल के हिसाब से हमने एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया है, ABCD उसके चतुर्थांश, उसके जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिनोट कर दिए हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। यानी मैं अगर इस विकर्ण का मध्य बिंदु निकालूं और इस विकर्ण का मध्य बिंदु निकालूं तो क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को तो समद्विभाजित कर दे रहे हैं। जो कोऑर्डिनेट इसके होंगे वही कोऑर्डिनेट दूसरे वाले के भी होंगे। तो चलिए निकाल दीजिए मध्य बिंदु निर्देशांक। कैसे निकलते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु निर्देशांक के लिए हमारे पास सूत्र है। कौन सा सूत्र है, हमारे पास सूत्र है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आप निकाल दीजिए, ये फर्स्ट वाले के लिए x1 प्लस x2 कर दीजिए, अपॉन 2 भी कर दीजिएगा। तो x1 ये है 6 और x2 क्या है 9, तो 6 प्लस 9 बट्टे 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 15 बट्टे 2। और y1 प्लस y2 बट्टे 2 जब आप करेंगे, y1 प्लस y2 जब आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2। तो आपके पास कितना आ गया 3 बट्टा 2। आपने ए बी निकाला, आपने क्या निकाला है ए बी निकाला है, सॉरी ए सी निकाला है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 6 प्लस 9 बट्टा 2 करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे 1 प्लस 4 बट्टा 2। तो आपके पास 1 प्लस 4 बट्टा 2 कितना आ जाएगा 5 बट्टा 2 आ जाएगा। ठीक है, आपने इसके निर्देशांक निकाल दिए। अब दूसरे के भी निर्देशांक निकाल लीजिए, आप डी भी निकाल लीजिए, इसका विकर्ण डी बी है। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से p प्लस 8, जब आप यहाँ से x1 प्लस x2 बट्टा 2 निकालेंगे तो p प्लस 8 बट्टा 2 आ जाएगा। और y1 प्लस y2 बट्टा 2 निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 बट्टा 2, यानी कि 5 बट्टा 2। अब प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए कि इसके निर्देशांक यानी कि x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2 किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे वाले x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2 के, क्योंकि निर्देशांक बराबर हैं तो इस तरीके से आनी चाहिए। अब क्या करना है, इसके मान रख दीजिए आप। यहाँ से 15 बट्टा 2 आपने निकाला कॉमा, और यहाँ से आपने 5 बट्टा 2 निकाला दूसरा, यहाँ से आपने p प्लस 8 बट्टा 2 निकाला और y1 प्लस y2 5 बट्टा 2 निकाला। देखिए ये तो बराबर आ रहा है, तो मतलब ये भी बराबर होगा। तो क्योंकि निर्देशांक बराबर है तो यहाँ से आपको क्या कर देना है 15 बट्टा 2 इज इक्वल टू p प्लस 15 बट्टा 2 इज इक्वल टू p प्लस 8 बट्टा 2 के इक्वल कर दीजिए, 2 से 2 कट कर लीजिए। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से p प्लस 8 इज इक्वल टू 15, और p का मान कितना आ गया 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो p इज इक्वल टू 7 आपका मान आ गया। तो आपका मान दूसरा वाला क्या हो गया है 7, p का मान आ चुका है। क्वेश्चन आपका बहुत इजीली फाइंड आउट हो चुका है मध्य बिंदु निर्देशांक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि एक 4 वृत्त हैं, 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं पी क्यू आर एस पर, पी क्यू
आर एस पर, और जो क्या है उनके बीच में एक वर्ग भी बना हुआ है। वर्ग जो है, वर्ग मतलब वर्ग किस प्रकार बना है कि उनके जो सेंटर हैं वो आपस में मिल रहे हैं और एक वर्गाकार आकृति का निर्माण कर रहे हैं, और उस वर्गाकार आकृति का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। कितना है? 88 सेंटीमीटर है। तो उसने हमें निकालने के लिए बोला है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो देखिए, वर्गाकार आकृति जो बन रही है इसका परिमाप दे रखा है उसने, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इस वर्गाकार परिमाप से तो पहले इसकी भुजा निकालेंगे, और वर्ग के सेंटर, इनके सेंटर से मिलकर बन रहा है तो भाई वर्ग की भुजा का हाफ कर देंगे तो एक वृत्त का क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, और एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे जो हमारे पास ये वाले हिस्से हैं इनका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चतुर्थांश को जब हम हटाएंगे तो मेरे पास कौन सी आकृति बचेगी, इस तरीके से एक आकृति बच जाएगी जब मैं इस वाले हिस्सों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें दे रखा है अपना वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता क्या है, हमारे पास होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारे पास, 4 गुणा भुजा। परिमाप दिया है उसने 88, तो 4 गुणा भुजा यहाँ से लिख लिया हमने, और यहाँ से भुजा कितनी आ गई हमारे पास, भुजा बराबर कितनी आ गई, 88/4 यानी कि 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा का जब मैं हाफ कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी आ रही है, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास आ रही है, वृत्त की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर, जब मैं इसको इससे कट कर लूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी कौन से सूत्र से निकलता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश में ये कोण 90 का होता है, तो 90/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और इस जीरो से इस जीरो कट गया, कट लेंगे आप, तो 9 एकम 9, 9 चक्को 36, तो ये आ गया 1/4 पाई, और आर का मान है 11, तो 11 का स्क्वायर कर दिया हमने, और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, पाई बट्टे 11 का स्क्वायर बट्टे 4। और हम चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, चार चतुर्थांश का, क्योंकि चारों चतुर्थांश का निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 4 गुणा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ से आप कर दीजिए 4 गुणा एक का कितना निकल रहा था आपका, पाई 11 का स्क्वायर बट्टे 4, इस 4 से इस 4 को कट कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा ये 22/7 गुणा 11 गुणा 11। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 26/62/7। तो ये आपके चार चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया है। अब हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपका क्या आ जाएगा, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो भुजा गुणा भुजा से आप 11 गुणा 11 कर लीजिए। 11 गुणा 11 आपकी भुजा निकली कौन सी निकली, आपकी 11, आपकी 11 गुणा 11 थोड़ी निकली, आपकी भुजा निकल ली थी वहां से 22, तो 22 गुणा 22 कर लीजिए। तो जब आप इसका गुणा करेंगे, इसको निकालेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 22 गुणा 22 करने के बाद आपको मिल जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका नंबर आता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल मान पुट कर लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास 484 आया, माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपके पास 2662/7 आया। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 7, इसका एलसीएम 1 से 7 7 बार, और 7 का 484 से गुणा करेंगे तो आएगा 3388 माइनस 2662। ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 726/7,
और जब इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 103.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने क्या करा, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला है। हो सकता है आपको इतना भी छोड़ना पड़ जाएगा, तो इसमें कोई गलत नहीं है, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि झील में 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु बादल का उन्नयन कोण, झील में 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु का बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री सेंट है और झील की परछाई का अवनमन कोण 60 डिग्री है। झील में परछाई का इसका अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो बादल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्वेश्चन को करने के लिए वो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग में देखिए, डायग्राम से बहुत सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। आपको पहले उसने झील दी है, चलिए इसको झील मान लेते हैं। और झील में 200 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर। झील में 200 मीटर की ऊंचाई से अगर वो एक बिंदु से बादल को देख रहा है, तो उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल लंब यहाँ से खींच लेते हैं। और अवनमन कोण उसका जो है परछाई का कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बादल की ऊंचाई ज्ञात करिए झील के तल से। तो झील के तल से बादल की ऊंचाई, ये ऊंचाई आएगी आपकी। तो इसमें आप क्या मान लीजिए, ए बी सी करके इसके नाम रख लीजिए। आपका ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी और ई यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए अगर मैं झील की ऊंचाई को, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 200 ही हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की मैं क्या मान लेता हूँ, इसको एच मान लेता हूँ। और झील बादल की टोटल ऊंचाई झील के तल से कितनी हो जाएगी, एच प्लस 200 हो जाएगी। यहाँ से मुझे पहले एच पता करना पड़ेगा और उसकी चीजों को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए झील के तल से, झील के तल से, के तल से बिंदु की ऊंचाई, बिंदु की ऊंचाई, बिंदु का नाम रख दिया हमने ए बी, ए बी इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, हम डिटेल लिख रहे हैं क्वेश्चन की अभी। उसके बाद बिंदु का, बिंदु का बादल से, बिंदु का बादल से या बादल पर उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। और बिंदु का परछाई से, परछाई पर अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। अवनमन कोण की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे यहाँ 60 है तो ये भी 60 एकांतर कोण युग्म से हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कुछ कोण भी आ गए यहाँ से। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले इसका जो परछाई की दूरी है वो तो निकालें। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बट्टे बी सी कर लेते हैं। ठीक है, और लंब बट्टा आधार क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। ठीक है, और थीटा हमारे पास क्या आ चुका है, 60 डिग्री आ चुका है। तो यहाँ से tan 60 आ गया। और ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 200 है, और बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, यहाँ से tan 60 की वैल्यू जब आप रखेंगे तो tan 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, √3, और 200 यहाँ पर पहले से बैठा हुआ है बट्टे बी सी। ठीक है, क्वेश्चन में अभी तक आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आप BC को शिफ्ट कर लीजिए √3 के प्लेस पर, और √3 को शिफ्ट कर लीजिए BC के प्लेस पर। यानी कि आपका BC की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 200 बट्टे √3। ठीक है, और जब भी आपका रूट अपॉन में होता है, हर वाली जगह पर होता है, तो उसका हो जाता है परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करने के लिए आप √3 से नीचे भी गुणा कर देंगे। जब सिंगल होता है ये तो उसी नंबर से गुणा हो जाता है, और जब कुछ इक्वेशन होती है तो अपोजिट साइन लेकर, जैसे √3 + 1 होता है तो इसका किससे गुणा होता है, √3 - 1 से। तो यहाँ पर इस समय इक्वेशन नहीं है, सिर्फ एक नंबर है √3, तो उसका उसी से √3 से गुणा हो जाएगा ऊपर और नीचे। तो परिमेयकरण कर लेंगे हम इसका, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 200 √3 बट्टे 3। ये आपकी BC की वैल्यू है। और आपको ये मानकर ये देख लीजिए कि BC का मान जो है वो ये AD का मान है। BC AD बराबर BC, AD बराबर BC। तो आपके पास AD का मान भी आ गया। इससे AD का मान कितना आ गया आपका, 200 √3 बट्टे 3। अब आप दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज
ई डी ए में सेम चीज कर लीजिए। ई डी ए में आप ले लीजिए ई डी बट्टे ए डी, ठीक है। तो लंबट्टे आधार यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी टेन थीटा आ गया आपका, टेन थीटा। तो ई डी का मान आपको एच निकालना है और ए डी का मान आपको दे रखा है कितना, 200√3/3 और टेन थीटा, थीटा की जगह टेन 30 बोला है उसने, टेन 30 का मान होता है 1/√3 और h अपॉन सबसे ऊपर चला जाएगा √3 और यहाँ पर आपका ब्रैकेट में क्या बच गया है, यहाँ पर नीचे 10√3 और यहाँ से 3 सबसे ऊपर चला गया है, ठीक है। यहाँ से आपको h की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, देखिए h की वैल्यू मिलेगी √3 से, इस √3 को कट कर लीजिए और h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 200, यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे आप ब्रज गुणा करके और यहाँ से 3। और आपको बादल की ऊंचाई निकालनी है, तो बादल की ऊंचाई निकालनी है, तो बादल की ऊंचाई कितनी है, h प्लस डी है। तो h का मान आपके पास 200/3 आ गया और डी का मान कितना है 200, ठीक है। तो 200 यहाँ से आ गया, तो 2 दूनी 4, 400, 3 दूनी 6, 600 प्लस 2 800/3। यहाँ से आप भाग कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बादल की टोटल ऊंचाई आ जाएगी झील के तल से, ठीक है। तो यही निकालना था आपको। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, डायग्राम आपको सबसे पहले बनाना है और क्वेश्चन आपका बहुत ही इजीली यहाँ से डन हो जाएगा। बस चीज़ों को आपको समझकर चलना है और क्वेश्चन को देखकर ही आपको बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में नहीं लानी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ कर रखना है और हमारे क्वेश्चन सारे आराम से हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए आज के मॉडल पेपर का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन में इसने बोला है निम्न बारंबारता बटन के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। तो 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, इस तरीके से दे रखा है, प्रेक्षणों की संख्या दे रखी है और हमें माध्यक निकालना है। तो चलिए माध्यक कैसे निकालते हैं करते हैं। देखिए माध्यक निकालने के लिए आपको 10 से कम, 15 से कम जो इस तरीके से बोला है उसको एक बारंबारता अंतरालों में आपको कन्वर्ट करना है। तो 5-5 का गैप चल रहा था, तो यहाँ से 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे यहाँ तक 40 तक हमने कर लिया है। जो उसने दी थी उसको हम f मानते हैं, यानी कि बारंबारता मान लेते हैं। और हमें क्या निकालनी है, तीसरा कॉलम हमें खुद भरना है, संचयी बारंबारता हम इसमें ऐड करते हैं। 3 तरीके होते हैं इसमें, तो तीसरे तरीके हम इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। हम जोड़ भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं, तो हम जोड़ने वाले मेथड्स निकालते हैं। फर्स्ट वाला हम इस तरीके से भर देंगे। अब सेकंड वाले से जब हम भरना शुरू करते हैं तो 5 में 0 जुड़ेगा तो यहाँ पर 5 ही आ गया। तीसरे वाले में इसके साथ ऊपर के सारे जुड़ जाएंगे, यानी कि ऊपर के सारे 11 + 5 + 0, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। 19 में 11 जुड़ जाएगा और 5 जुड़ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 35, ठीक है। 19 और 11 30 और 5 35। 31 में हमारा 31 से ऊपर के सारे जुड़ जाएंगे, तो 31 में 19 जुड़ेगा हमारा, तो कितना होगा 50। 50 और 11 हमारा 61 और 5 66, ठीक है। और ऐसे ही 37 में हमारे ऊपर के सारे जुड़ जाएंगे, तो 66 में 37 जोड़ लेते हैं सीधे ना, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको। तो 66 में 37 जब हम जोड़ते हैं तो 6 और 7 13 का 3, हासिल लगा 1, 7 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। और फिर 103 में 40 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 143। अब हमारा दूसरा काम माध्यक निकालने में क्या होता है, इन सबको जोड़ के इनका हाफ कर दीजिए। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए जोड़कर देखते हैं। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 143। और हमें अब माध्यक का सूत्र देखना है। माध्यक का सूत्र होता है हमारा L + n/2 - CF/F × H। तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी, सबसे पहले आपका काम होता है n निकालने के बाद n/2 निकालने का। n/2 जब आप निकाल लेंगे तो 143/2 करना पड़ेगा आपको, और अब वो आपका कितना आ जाएगा 71.5। यहाँ से हमें क्या चीज मिलेगी, देखिए यहाँ पर आप जब n/2 निकाल लेंगे तो वहां से आपको जो n/2 का मान है, आपको संचयी बारंबारता वाले कॉलम में उस मान के जस्ट बाद वाला और उससे बड़े वाले मान फाइंड आउट करना है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर 71.5 आया, तो इस कॉलम में 71.5 के जस्ट बाद वाला और उससे बड़ा मान कौन सा है, तो देखिए 66 तक छोटे ही हैं, उसके जस्ट बाद हमारा 103 ही मिल रहा है, तो हमारा ये हो गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, यहीं से सारी चीजें आनी है। जैसे मेरा L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L का मान यहाँ से आएगा मेरे पास, यानी कि माध्यक वर्ग ये है और इसकी निम्न सीमा कितनी है 30, ठीक है। और CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी CF कितना हो गया मेरा 66।
एच होता है वर्ग अंतराल, कितने कितने का गैप चल रहा है, 5-5 का। और माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ होता है। तो माध्यक वर्ग ये है, संचय बारंबारता ये कॉलम है, और बारंबारता माध्यक वर्ग की निकालनी है, तो कितनी आ गई है, 37। सारी चीजें फाइंड आउट हो गई हैं। अब आप यहाँ पर इसके सूत्र में मान रख दीजिए, एल की वैल्यू 30 प्लस n/2 कितना आ रहा है हमारा, 71.5 माइनस सी एफ कितना आ रहा है, 66 बट्टे एफ कितना आ रहा है, 37, और गुणा एच कितना आ रहा है, 5। ठीक है, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। प्लस तो आप जब आप इसको घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ऊपर π.5 बट्टे 37 गुणा 5। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 37 30 प्लस ऊपर 55 हो जाएगा, नीचे 37 हो जाएगा, और आपने एक पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 गुणा 5। इस 5 से 5 दूनी 10 बार कट गया, और आपके पास कितना आ जाएगा, 30 प्लस 55 और 37 का 2 बार जब आप गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 का 4 ऐसे लगाएगा, 2 3 6 और 1 7, तो 74 आ गया। और इसको एलसीएम लेके आप क्या कर देंगे, इसका माध्यक निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे आप, इसका माध्यक निकाल देंगे। माध्यक निकालने वाले सभी क्वेश्चंस में सेम प्रोसीजर रहेगा आपका। आपको वर्ग अंतराल बनाने हैं। अगर वो वर्ग अंतराल आपके ब्रेकेबल है, यानी कि जो यहाँ पर खत्म होता है वो वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो पहले आपको उसमें दूसरी तरीके से करना है। आप उसको सांख्यिकी वाले चैप्टर में जाकर कर सकते हैं। आपको अंतराल आपके नियत होने चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर खत्म हो दूसरा वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस तरीके के अंतराल को हम नियत अंतराल बोलते हैं। तो जब इस तरीके से आपको सेट करके दे रखा है तो सीधे आपको संचय बारंबारता निकालनी है, फिर n/2 निकालना है। n निकालने के बाद फिर संचय बारंबारता से माध्यक वर्ग को फाइंड आउट करके सारी चीजें आपको बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी, और फिर सिर्फ आपकी कैलकुलेशन रह जाती है जो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्लास 10th का पहला मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा में हो सकता है यहाँ से भी मिल जाए, तो आपको ये कर लेना, आप पूरा इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं हम, नेक्स्ट अनसॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल के साथ लगातार बने रहिए। क्लास 10th का कोर्स का भी कंटेंट आपका साथ साथ में अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके साथ भी आप बने रहिए। क्लास 10th के पूरे कोर्स के लिए पाल मैथ्स अकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।